आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर है बेरोजगारी, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस चैप्टर के मानक भाषा में बताने से पहले आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसकी विषय में मौखिक चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्लास में आपको 1 से 2 नंबर एग्जाम में निश्चित ही मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस बिंदु से बार बार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। सबसे पहले हम लोग देखा जाए बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, याद रखिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो सामाजिक और आर्थिक नीतियों की जो समस्या होती है उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दिया था। अगर किसी देश में 365 दिन में 180 दिन काम न मिले तो भी उस देश में जो है बेरोजगारी समस्या आती है। बेरोजगारी देखिए कितने प्रकार का होता है। वैसे तो किसी देश की आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर जो समस्या उत्पन्न हुई, उस आधार पर जो है बेरोजगारी को 2 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा क्या हुआ, किसी देश में बेरोजगारी हो और कोई व्यक्ति जो है बाजार में काम हो, बाजार में जो दर हो उस दर पे काम न करना चाहे, अपना दर, एक्स्ट्रा दर या अधिक दर मांग रहा हो, इस वजह से वो बेरोजगार है, इसलिए उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपने इच्छा से बेरोजगार हुआ हो, बाजार के दर पे काम करना नहीं चाहता हो, जैसे बाजार में 500 रुपये पर डे काम चल रहा है और वो 700 रुपये मांग रहा हो, वो ऐच्छिक बेरोजगारी है। इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। पहला पूछता आपके एग्जाम में सबसे अधिक जो है शैक्षिक बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी देश में जो है रोजगार जो है उसके शिक्षा के आधार पर, उसकी डिग्री के आधार पर रोजगार न मिले तो जो है शैक्षिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछा जाता है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी प्रश्न पूछा हुआ था कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यानी अगर अधिक लोग काम करते हैं, आधे लोग को हटा दिया जाए उसमें से, तब भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार साल के कुछ महीनों में काम रहे, कुछ महीनों में काम न रहे, तो इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में ही देख लीजिए, कटाई बुनाई रोपाई हो तो काम हो, या अभी कोविड के समय मास्क बेचने वाले, सैनिटाइजर बेचने वाले आ गए थे, उनकी संख्या बढ़ गई थी, तो उसके बाद फिर वो खाली हो गए, यानी मौसमी बेरोजगारी से कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, चौथा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, जैसे किसी एक संरचना का स्थान दूसरा स्थान ले ले। जैसे स्कूटर कंपनी बंद होके जो है आपका जो है कार कंपनी खुल जाए, तो कार जो स्कूटर मिस्त्री होते हैं वो बेकार हो जाएंगे, या स्कूटर मिस्त्री का स्थान जो है कार मिस्त्री पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी इस संरचना से जो बेरोजगारी आती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। पांचवा होता है घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जब बेरोजगारी आए, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, रजिस्टर मेंटेन करता हो, टाइम अधिक लेता हो और गलतियां भी करता हो, तो जो उसके स्थान पे कोई अगर कंप्यूटर काम करे, एआई काम करे, महीने काम 1 घंटे में कर दे, गलतियां भी ना करे, सटीक काम करे, तो इसे जो है घर्षण जनित या जो है संरचनात्मक घर्षण जनित या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6वां क्रम का आता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की मंदी और तेजी के आधार पर बेरोजगारी आए तो उसे चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। बेरोजगारियों में सबसे बड़ी बेरोजगारी होती है खुली बेरोजगारी, याद रखिएगा। जब किसी देश के कुशल और अकुशल व्यक्ति दोनों को जो है बेरोजगार हो तो उसे जो है खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि बेरोजगारी के लिए मापन के लिए सबसे पहले कौन सी समिति आई थी, तो याद रखिएगा 1972-73 में भगवती समिति आई थी। भगवती समिति ने सबसे पहले सिफारिश किया था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन से जो है इसका सर्वेक्षण करने के लिए, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने जो अपना सर्वेक्षण किया वो 3 आधार पर किया। तीनों आधार पर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है समान सिद्धांत पे जो है बेरोजगारी का उसने सर्वेक्षण किया। दूसरा साप्ताहिक आधार पे जो है सिद्धांत के आधार पर उसने जो है बेरोजगारी का जो है सर्वेक्षण किया, और तीसरा दैनिक सिद्धांत के आधार पर उसने सर्वेक्षण किया। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है दैनिक सिद्धांत के आधार पे जो है सर्वोत्तम बेरोजगारी का जो है सर्वेक्षण किसने किया था, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने किया था। यहाँ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जून 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन दोनों को मिलाकर एक संगठन बना दिया गया जून 2019 में, और नाम रखा गया राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ उसका नाम रखा गया। अब ये सारी गतिविधियां एनएसओ करती है।
लेकिन चूंकि पहले की बात है, इतिहास है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद एक प्रश्न आता है कि बेरोजगारी के क्षेत्र में जो है सबसे पहले याद रखिएगा, कल्याणकारी रोजगार के क्षेत्र में जो है अर्थशास्त्र में भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन पाए थे। यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयोग से एक साल बाद 1998 के बाद 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बेरोजगारी निकालने का सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, तो बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र क्या होता है? बेरोजगारों की संख्या बटा रोजगार और बेरोजगारों की कुल संख्या गुणे 100 होता है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी के कारण नहीं है। तो भारत में या किसी भी देश में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले असफल रोजगार नीति। किसी भी देश की असफल रोजगार नीति क्या करती है? बेरोजगारी को बढ़ाती है। उसके बाद आर्थिक जो है धीमी गति, किसी भी देश का आर्थिक विकास की धीमी गति भी बेरोजगारी को बढ़ाती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा का संरचना बनाया जाए उससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। और शिक्षा में तकनीकी का अभाव हो, इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। किसानों में याद रखिए, किसानों का कृषि में पिछड़ा होना भी जो है बेरोजगारी को बढ़ाती है। इसीलिए वर्तमान सरकार किसानों की आय को दुगनी करने में लगी हुई है। तमाम ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने आपको मौखिक बताया, इसी को मानक भाषा के रूप में छोटी सी क्लास में आपको हम बता रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब हाई बटन जरूर दबाइएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आएगा 1 से 2 नंबर, उस पर कब्जा करना शुरू करते हैं बेरोजगारी के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी के इस अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला, बेरोजगारी की परिभाषा देखेंगे। बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे। बेरोजगारी के प्रकार में शैक्षिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के विषय में जानेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने की 3 अवधारणा दिया था, अभी हमने आपको बताया। सामान्य सिद्धांत के आधार पे, साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पे और दैनिक सिद्धांत के आधार पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी की दर, फिर पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण। इस छोटे से चैप्टर में, यानी इस 5 पॉइंट में हम लोग इस बेरोजगारी के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसी से आप देखिएगा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आइए बेरोजगारी की परिभाषा देखा जाए। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित तय दर पर कार्य हेतु प्रस्तुत होते हैं, परंतु जो है रोजगार नहीं मिलता, रोजगार उस दर पे नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ी समस्या बेरोजगारी होती है। यदि इच्छुक बेरोजगार को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित ब्याज दर पर 365 दिन में 180 दिन कार्य न मिले तो इस अवस्था को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक नीतियों के आधार पर बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी अभी हमने आपको बताया था। ऐच्छिक बेरोजगारी, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार हो रहा है, बाजार के जो प्रचलित मूल्य दर है उस पर काम करने को तैयार नहीं है, अपना अलग से एक्स्ट्रा जो है मजदूरी दर मांग रहा है, तो इसके विषय में एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग आगे इसको देखते हैं, दोनों की एक बार परिभाषा देख लिया जाए। ऐच्छिक बेरोजगारी की क्या परिभाषा होगी? ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है और मजदूरी से अधिक जो है मांग कर रहा है, या रोजगार उपलब्ध होने पर भी कोई रोजगार करना न चाहे, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो प्रचलित दर पर काम करने को तैयार है फिर भी काम नहीं मिल रहा है, या रोजगार चाहने पर भी व्यक्ति के पास रोजगार न उपलब्ध हो पाए, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहले हमने आपको मानक भाषा में इसलिए बताया, पहले आपको अपनी भाषा में बताया और उसके बाद मानक भाषा में बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसी एक चीज को आप 2 बार देखेंगे तो आपकी स्मृति में बातें रहेंगी, आपको याद हो जाएंगी, आपको देर तक जो है एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनैच्छिक बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी जो है निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला शैक्षिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न, मौसमी, संरचना, घर्षण, चक्रीय, खुली बेरोजगारी, जिसके विषय में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए सबसे पहले डिटेल हम लोग देखते हैं शैक्षिक बेरोजगारी के विषय में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में से फंसेगा, ठीक है, जो आगे हम बता रहे हैं। भारत में उत्पन्न वह बेरोजगारी जो नागरिकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, या भारत में शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल
मिलना शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। आधुनिक युग में भारत की शैक्षिक बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की ऐसी बेरोजगारी जहां आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, अगर इन लोगों की संख्या कम कर दी जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय जो है रोजगार इनको मिलते हैं, और जब ये काम नहीं रहता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने कृषि कार्य में शामिल होते हैं तथा शेष समय में बेरोजगार होते हैं, या कृषि का कार्य जैसे ही समाप्त होता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? ऐसी बेरोजगारी जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है और उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे स्कूटर कंपनी बंद होकर कार कंपनी खुल जाए, स्कूटर मिस्त्री बेकार हो जाएंगे और कार मिस्त्री की मांग बढ़ जाएगी, अर्थात पुराने तकनीकी वाले उद्योग बंद और पुराने तकनीकी वाले उद्योग का स्थान पर नई मशीनें ले लेगी। इसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी किसे कहेंगे? भारत में नई टेक्नोलॉजी के कारण यदि कोई व्यक्ति रोजगार से निकाल दिए जाने के कारण रोजगार तलाश करे, या बाजार में वस्तुओं की मांग व पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी देखा जाए किसे कहते हैं? जब व्यापार चक्र में मंदी आ जाए तो बहुत से श्रमिक एकदम से बेकार हो जाते हैं, और जब मंदी समाप्त हो जाए तो बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। अर्थात जो है अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी पैदा होती है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा। जैसे आप सुनते होंगे आईटी कंपनियों के विषय में, आईटी कंपनियों ने 1000 लोग को छटनी कर दिया, इस कंपनी ने 500 लोग को छटनी कर दिया। तो छटनी कब होती है? जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, जब उतार आता है, जब मंदी होता है तभी छटनी कर दिया जाता है, और मार्केट जब अच्छा होता है तो बाद में उन नए लोग को ज्वाइनिंग कर दी जाती है। उसके बाद खुली बेरोजगारी देखा जाए, खुली बेरोजगारी में जब बिना काम के कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रहना पड़ता है तो इसे खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। खुली बेरोजगारी किसी भी देश की गंभीर समस्या होती है। जैसे प्रोफेसर अमर सेन प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर अमर सेन को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। भारत में बेरोजगारी के अनुमान के लिए भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन ने एक सूचकांक का विकास किया, जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। भगवती समिति के विषय में देखेंगे, 1972-73 में इनकी सिफारिश पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने यह सर्वेक्षण किया था। क्या सर्वेक्षण शुरू किया था? ये सर्वेक्षण ये था आपको कि इसके पहले हम लोग देखेंगे बेरोजगारी दर क्या होती है। भारत एक ऐसा नागरिक है, भारत का ऐसा नागरिक जो कार्य कर रहा हो या कार्य की तलाश में हो, इससे श्रमिक वर्ग का पता चलता है। भारत में बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र निम्नलिखित है, जो है बेरोजगारों की संख्या बटा रोजगार और बेरोजगारों की कुल संख्या गुणे 100 जो है बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ देखेंगे भगवती समिति के सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने जो है किस आधार पर जो है कैसे किया था, जो है इसको देखा जाए तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए 3 अवधारणा विकसित किया जो निम्नलिखित है। पहला सामान्य सिद्धांत के आधार पे, दूसरा साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पे, और तीसरा दैनिक सिद्धांत के आधार पे। सामान्य सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति के दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है। साप्ताहिक सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति के 7 दिनों के बेरोजगारी को दर्शाता है, और दैनिक सिद्धांत के आधार पे व्यक्ति के प्रत्येक दिन के बेरोजगारी को दर्शाता है। उपरोक्त तीनों सिद्धांतों में सर्वोत्तम माप जो है दैनिक सिद्धांत के आधार पर मापा जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जो दैनिक सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक दिन की बेरोजगारी को दर्शाने वाला पॉइंट है, यही जो है सर्वोत्तम माना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, या भारत में बेरोजगारी के कौन से कारण है,
कारण नहीं में 3 इसमें से दे देगा, एक गलत दे देगा, आपको छांटना होगा। ध्यान से देखिएगा, मुख्य पॉइंट को ही इसमें रखा गया है। भारत की बेरोजगारी में कारण में देखा जाए, पहला दिया है कि रोजगार की योजनाओं में असफलता। ऐसी योजना बनाई जाए जिससे रोजगार का कोई लाभ लेना देना न हो, तो उससे भी क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। आर्थिक विकास की धीमी गति, केवल अगर कागजों में विकास दिखाया जाए और मूल रूप से उसका विकास न हो, आर्थिक विकास न हो, तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी। दोषपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली, केवल डिग्री लेने पे जोर दिया जाए, साक्षरता बढ़ाने पे जोर दिया जाए, उससे भी क्या होगा, दोषपूर्ण जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली आएगी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। भारत में तकनीकी शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा भी होगा तो लोग क्या करेंगे, डिग्रियां लेते लेते अपने अपने कार्य क्षेत्र में सेटलमेंट हो जाएंगे, अपने रोजगार को करने लगेंगे। यहाँ जब तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाएगी, आगे सब लोग डिग्री लेंगे, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो बाकी काम कौन करेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो व्यक्ति को जिसमें इच्छा हो, वो अपनी तकनीकी शिक्षा लेके अपने जो है रोजगार को प्राप्त कर सकता है। किसानों की कृषि में पिछड़ा होना, भारत सरकार आप देख रहे होंगे किसानों की आय को दुगना करने में लगी हुई है। उसका प्रमुख कारण क्या है, जब किसानों को कृषि के क्षेत्र में आगे कर दिया जाएगा तो बेरोजगारी में भी इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। नोट में देखिएगा, जून 2019 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को आपस में मिलाकर एक संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया, जिसे रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ये टेस्ट सीरीज है 1 साल के लिए, मात्र 999 रुपए में। इस टेस्ट को लेने पे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको रोज एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। रात को 9 से 12 के बीच में, शाम को जो है एक टेस्ट मिलेगा, नया टेस्ट मिलेगा आपको उसमें। और दूसरी बात, सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चलता है, आपको पर डे आना चाहिए। करंट अफेयर, स्टडी, जीके, जीएस पढ़ाया जाता है, उसी का टेस्ट रात को लिया जाता है। जितने भी मेरे क्लासेस चलते हैं सबका पीडीएफ और जो है वीडियो जो है ऐप में सीक्वेंस के आधार पर दे दिया जाता है। इस टेस्ट को लेने से क्या फायदा होगा, एक तो इधर फोकस किया जा रहा है एलटी गेट, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी। और किसी भी एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आप एक सिंपल वनडे एग्जामिनेशन से लेकर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं आगे से, तो आपको ये टेस्ट रामबाण की तरह काम करेगा। सभी क्षेत्रों से, आप सभी सेक्शन से आपको जीएस की तैयारी कराई जाएगी। इसमें डेली टेस्ट 9 बजे, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर, वीकली टेस्ट। इसका नाम रखा गया टक्कर जीएस बैच। ये आपके एग्जाम को टक्कर देगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाके आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को। या इस टेस्ट नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पे फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी, या व्हाट्सएप फोन करके कोई इंक्वायरी ले सकते हैं। ये पुस्तक आए तो ले सकते हैं, चाहे तो किसी भी एग्जाम में। याद रखिएगा, ये जीएस का पेपर काम आएगा। बिखरे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को ऑनलाइनर रूप में मैंने कर दिया है। ये दूसरा एडिशन है, गलती की चांस कम है और इसे आपको लेना चाहिए। इसको अभी आप मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है, और रेट से भी 50% डिस्काउंट वो अभी ये दिया जा रहा है। ठीक है, जो लोग नए हैं इससे जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होते हैं और जो है सभी वीडियो की लिंक सूचनाएं इस पर दे दी जाती है। आप सबने मेरे वीडियो को इतना देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।